नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कनिष्क के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं कनिष्क के पूरे इतिहास के बारे में। कनिष्क प्रथम को इतिहास में इनकी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी के रूप में माना जाता है। इनके जन्म और राज्याभिषेक वर्ष के संबंध में मतभेद है और शिव व कार्तिकेय के भक्त होने के साथ ही ये बौद्ध अनुयायी थे तथा तुलना गिनती अशोक महान से की जाती है। ईस्वी 78 में उन्होंने शक संवत चलाया जब इन्होंने शासन की शुरुआत की थी। महान भारतीय सम्राट कनिष्क प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। ये कुषाण वंश से संबंधित थे और कुषाण राजवंश लगभग 30 ईस्वी से लगभग 225 ईस्वी तक को विदेशी जाति माना गया है, जो संभवतः चीन अथवा मध्य एशिया से भारत आए। कनिष्क को महान विजेता, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज हम कनिष्क की सैन्य, राजनीतिक और बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में मैं बताऊंगा। कनिष्क, जिनका पूरा नाम था कनिष्क प्रथम, उनका कुषाण वंश था। उनकी शासन विधि द्वितीय शताब्दी की थी। पूर्ववर्ती भीम कड़फिसेस, उत्तरवर्ती थी हुविष्क। कुषाण भी एक विदेश जाति थी जो चीन के पश्चिमोत्तर प्रदेश में निवास करती थी। इस जाति का संबंध चीन की यूची जाति की शाखा से था। कैडफिसिस प्रथम कुषाण वंश का पहला शासक था और कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में शासक बना। और कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत था तथा पुरुषपुर उसकी राजधानी थी। राज तरंगिणी के अनुसार कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। कनिष्क बौद्ध विद्वान अश्वघोष के संपर्क में आया, जिसके प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कनिष्क के काल में कुंडलवन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में त्रिपिटकों पर टंकाई लिखी गई। इन्हें एक ग्रंथ महाविभास में संकलित किया। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदायों हीनयान व महायान में विभक्त हो गया था। सम्राट कनिष्क साहित्य और कला का आश्रयदाता था। उसकी राजसभा में बुद्ध चरित्र और सोदरानंद काव्यों के लेखक अश्वघोष, शून्यवाद और सापेक्षवाद के प्रवर्तक एवं प्रकांड विद्वान नागार्जुन, पार्श्व तथा वसुमित्र रहते थे। आयुर्वेद के जन्मदाता और चरक संहिता के लेखक चरक को भी कनिष्क ने आश्रय दिया था। कनिष्क के काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। शक संवत का प्रचलन कनिष्क द्वारा ही किया गया और कुषाण शासक पहले शासक थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के डलवाए। भीम कैडफिसेस सोने के सिक्के चला लेने वाला पहला भारतीय शासक था और कनिष्क को कुषाण राजवंश का सबसे प्रतापी और क्रम से तीसरा और चौथा शासक माना जाता है। राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इनका शासनकाल श्रेष्ठ माना गया है। भारत में कुषाण वंश का पहला शासक कड़फिसिस था, जिन्होंने पहली सदी में वर्ष 15 से 65 के मध्य तक शासन किया था। मूल रूप से कुषाण जाति मध्य एशिया की यूची शाखा जाति थी, जो दूसरी सदी में चीन में निवास करती थी और भारत में आने से पूर्व कुषाणों का शासन बैक्ट्रिया में था, जो उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी उज्बेकिस्तान और दक्षिणी तजाकिस्तान का क्षेत्र था। ये यूनानी ईरानी संस्कृति का केंद्र था और इन्हीं भाषा हिंद ईरानी समूह की थी। ये मिहिर अर्थात सूर्य के उपासक थे। कनिष्क से पहले के शासक शैव अनुयायी थे। कनिष्क भी शिव और कार्तिकेय की पूजा करता था। उन्हें मुल्तान में एक सूर्य मंदिर भी बनवाया। सम्राट कनिष्क के इतिहास, पूर्ववर्ती परवर्ती शासकों और कालक्रम के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी, मगर अफगानिस्तान से मिले राबाटक शिलालेख ने इतिहासकारों को एक स्पष्ट दृष्टि दे दी। शिलालेख के अनुसार कनिष्क ने कुजुल और भीम के बाद शासन किया था। इस शिलालेख में कनिष्क की वंशावली ज्ञात हो जाती है और लेख में कनिष्क के 2 देवपुत्र की उपाधि दिए जाने की बात भी मिलती है। साथ ही उसे भीम कैडफिसेस का बेटा भी बताया गया है। अब आइए जानते हैं कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या थी। भारत के महान सम्राटों में कनिष्क की गिनती की जाती है। उनकी महान राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इतिहास में कुषाण वंश को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, मगर कुषाण युग में संपूर्ण तिथि क्रम आज भी इतिहासकारों के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। जानकर ताज्जुब होगा कि कनिष्क के राज्याभिषेक और शासन विधि के विषय में 4 धारणाएं प्रचलन में हैं, जिनके बीच का अंतर 1-2 वहीं बल्कि 300 वर्षों का है। अभी तक विद्वान किसी एक तिथि निर्धारण पर एक मत नहीं हुए हैं।
तो आइए जानते हैं पहला मत। इसके अनुसार कनिष्क को प्रथम सदी ईसा पूर्व में रखते हैं तथा राज्यारोहण वर्ष 58 ईस्वी पूर्व मानते हुए ये भी कहते हैं कि उन्होंने शक संवत की शुरुआत की, जो कालांतर में विक्रम संवत के रूप में माना गया है। दूसरा मत, स्मिथ, मार्शल, थॉमस और स्टेनकेनो आदि इतिहासकार कनिष्क को दूसरी सदी का सम्राट मानते हैं। इनके अनुसार कनिष्क का शुरुआती समय द्वितीय शताब्दी में 120 से 125 ईसा पूर्व था। तीसरा मत, रमेश चंद्र मजूमदार और राधा गोविंद भंडारकर जैसे इतिहासकार कनिष्क को तीसरी सदी में रखते हैं और उनका राज्यारोहण 248 तथा 278 ईस्वी को मानते हैं। चौथा मत ये भी है कि उत्तराधिकार विद्वान कनिष्क के प्रथम सदी के मत को मानते हैं। इस मत के अनुसार कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी और तक्षशिला में उत्खनन में मिले साक्ष्य भी इस मत को और पुख्ता करते हैं। कुषाण राजवंश का उत्कर्ष कनिष्क प्रथम का राज्यकाल ही था। जब कनिष्क शासक बना, उस कुषाण साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, पार्थिया का क्षेत्र शामिल था। कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र के शासकों के साथ युद्ध किया था और कश्मीर को अपने राज्य में मिलाकर कनिष्कपुर नाम का नगर की स्थापना की और उज्जैन के क्षत्रप को हराकर मालवा को जीत लिया था। कनिष्क ने चीन के साथ 2 लड़ाई लड़ी, पहले युद्ध में हारकर दूसरे में विजय हासिल की और मध्य एशिया के कई प्रांत काशगर, यारकंद और खेतान के क्षेत्रों पर भी कनिष्क ने अपना शासन स्थापित किया था। अब आइए जानते हैं पार्थिया से युद्ध। चीनी साहित्य में कनिष्क और पार्थिया के राजा नानसी के युद्ध का वर्णन भी है। नानसी ने कनिष्क पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली और हार का मुंह देखना पड़ा। कुषाण साम्राज्य का विस्तार चीन और मध्य एशिया तक फैला था। इससे पूर्व प्राचीन भारत में किसी भी राजवंश का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य नहीं था। मध्य एशिया में रोमन और पार्थियन साम्राज्य उभर रहे थे। दोनों में आपसी शत्रुता थी और रोमन चीन के साथ व्यापार करने के लिए कुषाणों के साथ मैत्री संबंध रखते थे, क्योंकि पार्थियन साम्राज्य को छोड़कर एरियाना, बैक्ट्रिया आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कनिष्क का शासन था। व्यापारिक मार्ग को लेकर दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें कुषाण विजयी हुए। अब आइए जानते हैं पंजाब और मगध की विजय। कनिष्क पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। इन्होंने अपने अभियान की शुरुआत कश्मीर और आसपास के क्षेत्र से की। बौद्ध ग्रंथ श्री धर्म पिटकनिदान सूत्र के विवरण के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीता और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के कमंडल को प्राप्त किया। तिब्बत की श्रुतियों में कनिष्क के अयोध्या विजय का विवरण भी मिलता है। अब आइए जानते हैं चीन से संघर्ष। लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में अपनी विजय पताका फहराने के पश्चात भी कनिष्क अपने राज्य विस्तार से संतुष्ट नहीं था। मध्य एशिया में चीनी साम्राज्य पान चाओ के नेतृत्व में फैल रहा था और 73 से 78 ईस्वी में चीनी विस्तारवाद कैस्पियन सागर तक फैल चुका था। कनिष्क ने अपने राजदूत को पान चाओ के पास मैत्री संबंध के लिए भेजा, साथ ही चीनी सम्राट की बेटी से विवाह करने की इच्छा भी जताई। इससे क्रुद्ध होकर पान चाओ ने कनिष्क पर चढ़ाई की और कुषाणों को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। पान चाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए चीनी सेना पर धावा बोला और मध्य एशिया के कई प्रांत यारकंद, खोतान और काशगर को उन्होंने जीत लिया था। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की कनिष्क के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।